के दुर्ग से देख रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने यहां पर जनसभा को संबोधित किया। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और साथ ही छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार की कमियों को भी उन्होंने गिनाया। तो इस वक्त हम आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देते हैं और ये ब्रेकिंग न्यूज जम्मू कश्मीर से है कि जम्मू कश्मीर में सरकार ने पाकिस्तान के साथ सक्रिय जो 2 कर्मचारी थे, डॉक्टर वहां पर बिलाल अहमद दलाल और डॉक्टर निखत शाहीन, उनको बर्खास्त कर दिया है सेवा से, क्योंकि उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने आसिया और नीलोफर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को गलत साबित की थी। तो ये इस आरोप में उनको बर्खास्त कर दिया गया है और इन दोनों की मृत्यु, जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, आसिया और नीलोफर की, ये 29 मई 2009 को दुर्घटनावश मृत्यु हुई थी, लेकिन उन्होंने वहां पर गलत साबित की थी, इनकी मौत हो गई थी। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर बिलाल अहमद दलाल और डॉक्टर निखत शाहीन चिल्लों का उद्देश्य सुरक्षा बलों पर बलात्कार और हत्या का झूठा आरोप लगाकर भारत के खिलाफ असंतोष पैदा करना था। तो सरकार ने जांच के बाद दोनों डॉक्टरों को बर्खास्त कर दिया है। सुधाकर दास हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। सुधाकर, पहले भी हमने देखा है कि सरकार ने इस तरह की कार्रवाई की है। ये जो पूरा मामला है, क्या इसमें बिल्कुल ये साबित हो रहा था कि ये दोनों के दोनों जो डॉक्टर थे, ये साजिश में शामिल थे, सुरक्षा बलों को बदनाम करने की साजिश में? सुधाकर। बिल्कुल लालचंद्र, देखिए, और आंखें खोलने वाला ये पूरा एक तरह से पूरी घटनाक्रम। अब देखिए किस तरह से उस घटनाक्रम के बाद जो है पूरा कश्मीर जला था। 7 महीने तक कश्मीर में एक तरह से कुछ नहीं हो पाया था। 42 से ज़्यादा हड़ताल, 600 से ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर्स के प्रॉब्लम, 7 नागरिकों की मौत, सुरक्षा बलों और नागरिकों सहित 150 से भी ज़्यादा लोग घायल, 6000 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए की संपत्ति का नुकसान। तो आप समझिए किस तरह से एक साजिश के तहत आरोप ये लगाया गया था कि वो जो मौत हुई है महिला की, एक तरह से उनके साथ बलात्कार किया गया, उसके बाद उनको डुबा के मार दिया गया, जबकि एक डूबने की एक सामान्य सी घटना थी। लेकिन पाकिस्तान स्थित आकाओं के निर्देश पर इन दोनों डॉक्टर्स ने जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बदली और कहा यह भी जा रहा है, जो जांच एजेंसियों को यह भी पता चला कि जो श्रीनगर में कुछ आला अधिकारी बैठे थे, उनको इस बारे में जानकारी उसी वक्त लग गई थी, लेकिन उन्होंने मुंह नहीं खोला। अब देखिए उसके आधार पर किस तरह से जम्मू कश्मीर को जलाया गया, कश्मीर घाटी में एक तरह से तबाही मचाई गई और आज उसके बारे में उसका खुलासा हुआ है और उसके बाद ये पूरी कार्रवाई की गई है। उनको दोनों डॉक्टर्स को नौकरी से बर्खास्त किया गया और भी कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ होगी। तो ये एक जम्मू कश्मीर में हम जानते हैं कि मोदी सरकार से पहले इस तरह की तमाम चीजें किस तरह से ओवरग्राउंड वर्कर्स, आप देखिए व्यापार के नाम पर क्या कुछ होता था, ड्राई फ्रूट्स के एनआईए पूरी उसकी जांच कर रही है। लेकिन ये घटना तो बिल्कुल एकदम हैरत में लोगों को डालने वाली है। लालचंद, करीब 14 साल पुरानी घटना, साल 2009 की बात यह है। उस समय हुर्रियत कॉन्फ्रेंस भी बड़ी एक्टिव हुआ करती थी और उसने बहुत सारे हड़ताल किए थे और जो नुकसान हुआ था वो आपने जिक्र किया। इतने सालों के बाद ये जो खुलासा हुआ है, इसके पीछे किस तरह से इस मामले का पता चला, किस तरह से इस बात की पुष्टि हुई कि इतनी बड़ी साजिश रची गई थी? देखिए, हम जानते हैं कि जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है, खासतौर से हम जानते हैं एलजी जो मनोज सिन्हा है, उनके आने के बाद जो है जो स्टेट की जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, जो स्टेट की सीआईडी है, वो कितनी गंभीरता से कई पुराने मामलों पर भी काम कर रही है। तो ये जो पूरा नेक्सस एक बना था, नेक्सस सिर्फ हथियारबंद आतंकियों का नहीं था। इसमें सफ़ेद पोश थे, इसमें नेता थे, इसमें अंडरग्राउंड और ओवरग्राउंड वर्कर्स थे, इसमें कई जो ऐसे जो सरकार के रूप में जो काम कर रहे थे, सरकार के जो सरकारी कर्मचारी थे, वो तमाम लोग थे। तो इनके नेक्सस को लगातार तोड़ा जा रहा है, ऐसे चिन्हित लोगों की लगातार पहचान हो रही है और उसी क्रम में इन दोनों के बारे में जानकारी भी सामने आई थी और उसके बाद पूरी जांच के बाद ये पता चली है और सरकार के
सूत्रों का कहना है कि उनके पास पूरे सबूत हैं कि जिस तरह से इन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बदला और मकसद ये था कि जम्मू कश्मीर में आग लगे। और ये पूरा घटनाक्रम हम जानते हैं कि किस तरह से उस वक्त दिक्कत आई थी कश्मीर घाटी में। बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर इस ब्रेकिंग न्यूज पर जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। और अब हम शुरुआत करते हैं अपने खास प्रोग्राम इस वक्त की, और हम इस प्रोग्राम में देखेंगे कुछ बड़ी खबरें, करेंगे उस पर चर्चा, और ये चर्चा हम अपने संवाददाताओं और मेहमानों के साथ करेंगे। और आज इस वक्त में हम खास तौर पर बात करने वाले हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में जो आज कार्यक्रम है, और इसके साथ ही ये भी चर्चा करेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने लोकप्रिय क्यों हैं और क्या कुछ अमेरिका में इस पर चर्चा हो रही है, इस पर बात करेंगे। और आज की खास चर्चा यह भी करेंगे कि पटना में कल विपक्षी एकता की बैठक हो रही है लोकतंत्र के नाम पर, लेकिन लोकतंत्र का खुला उल्लंघन जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, रक्त रंजित चुनाव, हिंसा, उस पर एक शब्द भी कोई नहीं बोल रहा, तो क्यों। साथ ही हम बात करेंगे कि मणिपुर के हालात पर 24 जून को अब सर्वदलीय बैठक होने वाली है दिल्ली में, तो इन सभी चीजों पर होगी चर्चा। लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। भारत और अमेरिका के बीच आज होगी द्विपक्षीय वार्ता, रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर रहेगा जोर। पीएम मोदी अमेरिकी संसद को भी करने वाले हैं संबोधित। प्रधानमंत्री ने कल व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से की मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजबान अमेरिका को भेंट किए विशेष उपहार। डॉक्टर जिल बाइडेन को भारत की प्रयोगशाला में विकसित 7.5 कैरेट का ग्रीन डायमंड, तो राष्ट्रपति जो बाइडेन को विशेष चंदन का डिब्बा किया भेंट। भारतीय संस्कृति को दर्शाता है हस्त निर्मित चंदन का डिब्बा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने नेशनल साइंस फाउंडेशन यानी NSF का किया दौरा। पीएम मोदी ने कहा भारत अमेरिका साझेदारी सतत और समावेशी वैश्विक विकास का इंजन होगी साबित। साथ ही दोनों देशों के बीच शिक्षा और अनुसंधान में आपसी सहयोग बढ़ाने की जताई इच्छा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में नर्सिंग पेशेवरों को साल 2022 और 23 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किए प्रदान। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी रहे मौजूद। नर्सों और नर्सिंग पेशेवरों को उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए 1973 से केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय देता है ये सम्मान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के हालात पर चर्चा के लिए शनिवार को नई दिल्ली में बुलाई सर्वदलीय बैठक। केंद्र सरकार राज्य में मौजूदा हालात पर लगातार बनाए हुए है नजर। पुणे में G20 देशों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक में बच्चों को समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने पर मंथन जारी। प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश में शिक्षा नीति के बेहतर भविष्य पर आधारित होने पर दिया जोर। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बैठक को किया संबोधित। पटना में G20 देशों के श्रम संबंधी समूह की बैठक। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी मंत्री के साले पर कसा शिकंजा। ईडी और आईटी ने एक साथ मारा छापा। दिल्ली, एनसीआर, कोलकाता और लखनऊ, कानपुर समेत उत्तर प्रदेश के 17 ठिकानों सहित कई राज्यों में सर्राफा कारोबारियों पर आयकर विभाग की छापेमारी। टैक्स चोरी के मामले में की जा रही है यह छापेमारी। तो ये थी इस वक्त तक की हेडलाइंस, और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले बात प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा की। तो भारत और अमेरिका के बीच आज द्विपक्षीय वार्ता होने वाली है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर खास तौर पर जोर रहेगा और अमेरिकी संसद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की और आज द्विपक्षीय वार्ता होनी है जो कि काफी अहम है। पीएम मोदी ने मेजबान अमेरिका को भेंट किए विशेष उपहार। डॉक्टर जिल बाइडेन को भारत की प्रयोगशाला में विकसित 7.5 कैरेट का ग्रीन डायमंड दिया। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को विशेष चंदन का डिब्बा भेंट किया जो भारतीय संस्कृति को दर्शाता है, क्योंकि यह हस्त निर्मित चंदन का डिब्बा है।
तो भारत की विविधता, समृद्ध आध्यात्मिक सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण और उद्यमशीलता के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाते हैं ये उपहार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने नेशनल साइंस फाउंडेशन यानी एनएसएफ का भी दौरा किया और इस बीच अमेरिका में भारत विरोधी लॉबी का भारत और पीएम मोदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने का काम भी जोर शोर से हो रहा है, लेकिन ये चल नहीं रहा है क्योंकि अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन ने भारत विरोधी कार्यकर्ताओं के अभियान की हवा निकाल दी और कहा कि अमेरिका भारत को उपदेश देने में विश्वास नहीं रखता। लेकिन दुर्भाग्य से भारत के ही कुछ नेता, शिक्षाविद और पत्रकार इस देश विरोधी प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने में मदद करते रहते हैं और वो अभी भी कर रहे हैं। इन लोगों की यह भविष्यवाणी थी, याद कीजिए, कि यूक्रेन पर मतभेदों के कारण भारत और अमेरिका के रणनीतिक संबंध निचले स्तर पर होंगे, यानी कि तलखी होगी। लेकिन ऐसे प्रोपेगेंडा की तो हवा निकल गई क्योंकि भारत और अमेरिका के संबंध अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अमेरिका में हैं। और इस बीच पाकिस्तान परस्त मुस्लिम नेताओं के प्रोपेगेंडा का भारत के प्रमुख मुस्लिम नेता ने करारा जवाब दिया है। और क्या जवाब दिया है? आतिफ रशीद हैं जिन्होंने जवाब दिया है कि भारत में अल्पसंख्यकों को पूरी आजादी है और पाकिस्तानी अपने नफरत के एजेंडे के तहत भारत की गलत तस्वीर दिखा रहे हैं। राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा महाज के मौजूदा अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पूर्व सदस्य हैं आतिफ रशीद, जिन्होंने यह करारा जवाब दिया है। तो हम आपको दिखाते हैं कि किन शब्दों में इन्होंने जवाब दिया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और मुस्लिम पसमानदा महाज के मौजूदा अध्यक्ष आतिफ रशीद ने ट्वीट किया, मैं भारत के धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय से हूं, लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत में अपनी धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक पहचान के साथ स्वतंत्र रूप से रहता हूं। यहां के हर संसाधन में मेरी बराबर की हिस्सेदारी है। मुझे भारत में जो भी बोलना है बोलने की आजादी है। भारत में मुझे जो लिखना है लिखने की आजादी है। मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि आप अपने नफरत के एजेंडे के तहत मेरे भारत की गलत तस्वीर दिखा रहे हैं। अपने मुंह से जहर उगलना बंद करो, यह करारा जवाब दिया है आतिफ रशीदी ने। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं शेखर अय्यर जी इस खबर पर और ज्यादा चर्चा करने के लिए, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत सर। नमस्कार लालचंद। नमस्कार सर। खास तौर पर अगर बात करें, सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अमेरिका दौरा, आज के जो कार्यक्रम हैं, निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और जो कहते हैं सबसे सफल लोकतंत्र अमेरिका को माना जाता है, उन दोनों के बीच आज का दिन ऐतिहासिक दिन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऐतिहासिक वार्ता, द्विपक्षीय वार्ता करने वाले हैं। वहां पर दूसरी बार अमेरिकी संसद को संबोधित करने वाले हैं। कितना अहम, कितना खास? ये बहुत अहम है और सब लोग कह रहे हैं कि ये बड़ा गेम चेंजर होगा, विश्व के लिए गेम चेंजर होगा, यानी विश्व के शांति के लिए, विश्व के सुरक्षा, स्टेबिलिटी के लिए ये बहुत बड़ा चेंज होगा जी। और आपने देखा कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर को वहां स्वागत किया गया है। कल आपने देखा कि उनकी पहली जो बातचीत हुई, यानी जो पहली जो वेलकम एड्रेस वगैरह देखे होंगे, जिस तरह उनको ये किया गया और जो एक प्रकार से नेचुरल फ्रेंडशिप जो देख रहे हैं कि दोनों नेता के बीच में, इसके पीछे कई महीनों का उस पे बैकग्राउंड काम हुआ है। क्योंकि काफी साल से यही लग रहा था कि अमेरिका को भी लग रहा था कि अगर विश्व में शांति चाहिए, आपको विश्व में अगर दादागिरी को रोकना है, खास करके चाइना जैसे देश की जो दादागिरी है उसको रोकना है, तो भारत के साथ मिलकर एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाना है। और भारत में एक माना जाता है कि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है जी, और वहां दूसरी तरफ चाइना है, एक कम्युनिस्ट कंट्री है लेकिन मार्केट इकोनॉमी फॉलो करती है। और आज विश्व शांति के लिए अगर सबसे बड़ा खतरा है तो चाइना जैसे देश, उनकी जो रवैया जो रही है उसको रोकने के कोई अगर सक्षम है वो भारत है। इसीलिए आज जो बातचीत होगी, उसके बाद जो एग्रीमेंट्स होंगे, उसके बाद कई डील्स अनाउंस होंगे, उससे बड़ा सब स्पष्ट हो जाएगा कि भारत
अमेरिका से किस तरह की मदद और किस तरह की एग्रीमेंट कर रही है और अमेरिका भारत से क्या उम्मीद कर रही है। ठीक है। तो ये इसके पीछे मैंने जैसे पहले कहा बहुत काम हुई है, बहुत बैकग्राउंड में बात हुई है, कई दोनों देश के बीच में, एनएसए के बीच में बात हुई है, फॉरेन सेक्रेटरीज के बीच में बात हुई है, आपके विदेश मंत्रियों के बीच में बात हुई है, जाकर आज के दिन हम पहुंचे जहां पे आप देखेंगे कि अमेरिका भारत में इन्वेस्ट करना चाहती है। अमेरिका के बड़े बड़े कंपनीज चाहते हैं कि अपने टेक्नोलॉजी इन्वेस्ट करें, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करें, क्योंकि और जो प्रधानमंत्री की जो रही है आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम, उस कार्य में जुड़ना चाहते हैं कि यहाँ इन्वेस्ट करें भारत के साथ, भारत इंजीनियर्स के साथ, भारत की जो टेक्नोलॉजी, भारत की स्वयं जो टेक्नोलॉजी डेवलप भी है उसको भी साथ लेके जो एक मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है, जिसमें फायदा अमेरिका को भी होगा और भारत को भी होगा। ये जो, और दूसरी बात जो सुरक्षा की हमने बात की, जो खास करके जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है वो बड़ा स्पष्ट है कि भारत इस देश के साथ अमेरिका को लग रहा है कि हाथ मिलाकर ये जो टेंशन बार बार आप देख रहे हैं इंडो पैसिफिक में, खास करके चाइना जैसे जो देश बार बार सबको मतलब चेतावनी देती रहती है, कभी दादागिरी करती रहती है, इसको रोकने के लिए भारत का डिफेंस भी ऐसी लेवल पर ले जाए जहां से, ठीक है, चाइना जैसे देश बड़े दो बार सोचेंगे इस तरह की हरकतें करने से पहले। जी, यही बड़ा स्पष्ट ये कार्यक्रम। ठीक, शेखर सर, जिस तरह से दोनों देशों के बीच तमाम और जो समझौते हैं और जो भागीदारी है वो तो है ही, लेकिन रक्षा क्षेत्र का आपने भी जिक्र किया और हम ये जानते हैं कि वो प्रीडेटर ड्रोन जो कि अमेरिका सिर्फ नेटो देशों को देता था, उन सब चीजों पर भी बातचीत और उन सब चीजों पर भी समझौते की चर्चा है कि उस पर भी समझौते होंगे। तो काफी ये कहा जा सकता है कि दोनों देशों की प्राथमिकता में, चाहे वो क्वाड में भागीदारी से लेकर के इन तमाम मुद्दों पर वैश्विक व्यवस्था जो है उसमें जो दोनों देशों की आपसी साझेदारी है, उसके मामले में ऑल टाइम हाई, यानी कि अब तक के बिल्कुल ऐतिहासिक ऊंचाई पर दोनों देशों के संबंध पहुंचने जा रहे हैं। बिल्कुल लालचंद जी, इस पर कोई दो राय नहीं है। आपने प्रेडेटर की बात की, उससे दूसरा एक एग्रीमेंट भी हो रहा है, वो है कि जनरल इलेक्ट्रिक जो कंपनी है वो अपने जेट इंजन भारत के साथ, भारत के जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है हॉल के साथ मिलकर इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा अपने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि कॉमर्शियल सेक्टर में आपने देखा होगा कैसे बोइंग के साथ भी समझौता किया है, इंडिगो ने किया है, एयर इंडिया ने पहले किया था। मतलब जिसकी वजह से अमेरिका की आर्थिक स्थिति में भी बड़ी बदलाव है। तो बड़े बड़े ऑर्डर अगर भारतीय कंपनी से मिल रहा है उनके लिए भी बड़ा फायदा है। और भारत हमेशा चाहता है कि भाई जो भी एग्रीमेंट हो उसका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो, ताकि इंडिया के कंपनीज बेनिफिट करें, इंडिया में रोजगार पैदा हो, और साथ में जो हमारी लक्ष्य है जो टेक्नोलॉजी को लेकर, वो लक्ष्य भी हमारी पूरी हो। तो इसलिए ऐसा एक संबंध बन रहा है जिसमें दोनों देश को फायदा है, विश्व के लिए फायदा है और विश्व शांति के लिए फायदा है जी। क्योंकि जब भारत को प्रेडेटर जैसे ड्रोन मिल जाएंगे, वो चाइना बॉर्डर में भी इस्तेमाल होंगे, पाकिस्तान बॉर्डर में भी इस्तेमाल होंगे, और साथ में जो इंडो पैसिफिक की हम बात करें, जो हिंदू महासागर है, उसमें जो जिस तरह की जो सी रूट है, वो मेन सी रूट है, उसको सुरक्षित रखने के लिए भी बड़ी काम आएगी। तो ये अमेरिका शेखर सर, माफी के साथ आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, मैं आपके साथ चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। इस वक्त सीधे चलते हैं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव इस वक्त जो है 9 साल जो उनके मंत्रालय की उपलब्धि रही है उस पर प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं। तो भारत क्लाइमेट एक्शन लीडर के रूप में उभरा है। दुनिया में 2 तरह के विषय चलते हैं, एक जिनको कहते हैं कि कैटेस्ट्रोफिज्म, कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, और दूसरी भी दुनिया है जो टेक्नो ऑप्टिमिज्म में विश्वास रखते हैं कि ह्यूमन इंटेलिजेंस सब कुछ बदल के रख देगी। लेकिन इसके एक बीच का रास्ता है जिसको आजकल लोग कहते हैं, खासकर बीच में कुछ समय पहले यूएस के फिलोसोफर एल्डो लियोपोल्ड ने लिखा, लैंड एथिक्स। The purpose, this philosophy of land ethic believe the relationship between people and land are interviewed. Care for people connect to the separated from the care for land, but this philosophy
has forever has been the part of Indian ethos. और वो लोग अभी लिखने लगे हैं, हमने तो अपने मंत्रालय का मोटो ही बनाया है, प्रकृति रक्षित है रक्षित है। इससे ज़्यादा लैंड एथिक्स नहीं हो सकता जो हमारे इथोस में है। और इसलिए दुनिया भर में जो क्लाइमेट चेंज को लेकर के विषय चला, तो भारत ने डिस्कशन के साथ क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम को अपनाया। और इस प्रेजेंटेशन में जो क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम, चाहे भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसा एक मजबूत संगठन दिया हो, आज हम सब देख रहे हैं कि गुजरात में इतना बड़ा प्राकृतिक तूफान आ रहा है, लेकिन हमने मानव हानि को बचाने में सरकार उपलब्ध रही है। और इस विजन को देखते हुए प्रधानमंत्री जी के द्वारा CDRI बनाया गया। CDRI को भी कैबिनेट का दर्जा दिया गया। आज हम दुनिया भर में जाते हैं क्लाइमेट वार्ताओं के लिए। अब एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन गुड़गांव में ही है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। 9 साल में कैसा सिनेरियो हमने चेंज किया है। और अब ये अर्ली वार्निंग सिस्टम का भारत पूरी तरीके से समर्थन करता है। पिछली बार शर्मल शेख में भी किया, और इसका फायदा हम अभी देख ही रहे हैं गुजरात में किस प्रकार से भारत ने इस मौसम विज्ञान के क्षेत्र में तरक्की करके प्राकृतिक आपदा से बचाया। लेकिन CDRI जैसा कोलिशन बनाना, ये प्रधानमंत्री जी का विजन है। और इसमें भी छोटे आइलैंड कंट्रीज के लिए आयरिस जैसा प्रोग्राम चलाना, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के साथ भारत भी एक कंट्रीब्यूटर है। और आज जितना इंडस्ट्री में एडवांसमेंट है, उसमें ग्रीन ग्रोथ कैसे हो, इसको लेकर के हम स्वीडन के साथ लो कार्बन एमिशन को लेकर के एक कोलिशन को चलाते हैं। लेकिन उससे भी जो महत्वपूर्ण, अब जिस दुनिया लैंड एथिक्स की बात कर रही है, उसमें उसका प्रिजर्वेशन, उसकी बायोडायवर्सिटी को बचाए रखने के लिए उसका जो एक पूरा इकोसिस्टम है, जो बिग कैट्स हैं, अगर वो इसलिए बचते हैं कि बाकी के उनका प्रे एरिया बचता है, तो भारत के द्वारा एक अपने आप में यूनिक प्रधानमंत्री जी के द्वारा क्लाइमेट कोलिशन बनाया गया, जिसको बिग कैट अलायंस कहते हैं। दुनिया के 97 देशों में ये बिग कैट्स है, जिसमें से 7 तो भारत में है, 7 में से 5 भारत में है। 2 जगुआर और प्यूमा ये हमारे देश में नहीं है, बाकी तो चीता, शेर, टाइगर, स्नो लेपर्ड ये हमारे देश में है। चीता का रीइंट्रोडक्शन किया है। और ये प्रोजेक्ट ऐसा है जो अभी 1 साल में, चूंकि मौसम लगातार बदल रहा है, वो यहाँ के अकोमोडेट हो रहे हैं, लैंड से अकोमोडेट हो रहे हैं, एरिया से अकोमोडेट हो रहे हैं। और हमारे साइंटिस्ट, हमारे यंग ऑफिसर्स पूरी तरीके से डेडिकेटेड होके, जो फर्स्ट टाइम इंटरनेशनली इतना एक वाइल्ड लाइफ का ट्रांसलोकेशन किया है, इसको लेकर के पूरी तरीके से लगे हुए हैं। और प्रोजेक्ट टाइगर में आज ये पूरी दुनिया मानती है, जैसा कि इस प्रेजेंटेशन में भी दिखाया गया है, टाइगर और एलिफेंट, इनकी संख्या बड़ी, एशियाटिक लायन 100% है। आप में बहुत लोगों की क्यूरियोसिटी है कि डॉल्फिन की संख्या कितनी है। अभी तो रिपोर्ट बंद है, लेकिन तुरंत ही हम आपको बताएंगे। पहले से तो बताने का फायदा नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ ये जो विषय है, इनको लेकर सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। लेकिन एक और विषय जो चलता है कि एक राइट टाइम पे जो पॉलिसी इंटरवेंशन होना चाहिए था। NCR की जनता ये सब जानती थी कि NCR में कोई प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं था इस सारे एयर पोल्यूशन को रोकने का। तो CAQM जैसा कानून ये सरकार लेकर के आई, इन्हीं 9 सालों में लेकर के आई, एक इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश किया। आज उसका परिणाम हम देखते हैं कि पिछले साल की तुलना में इस साल 40% फायर जो थी उसमें रिडक्शन हुआ, पॉल्यूशन में रिडक्शन हुआ। आज दिल्ली की जो पिछले 8 सालों की तुलना में करते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण CAQM का एक प्रॉपर इंटरफेरेंस और एक प्रॉपर मैकेनिज्म कोई सरकार देने के बाद किस प्रकार से एक सुधार को ला सकती है, ये तो डाटा के सामने, आपके सामने उपलब्ध है। सीधा प्रसारण आप देख रहे थे। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव, जो सरकार के 9 साल हैं, केंद्र सरकार के 9 साल, तो उसमें अपने मंत्रालय की उपलब्धियों के बारे में बता रहे थे। और अब हम एक बार फिर से लौटते हैं अपनी चर्चा की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी जुड़े हुए हैं। शेखर सर, एक बात पर खास तौर पर चर्चा ये कि बहुत सारे भारत विरोधी एजेंडा जो कुछ लोग चलाते हैं, अमेरिका से भी जवाब मिल रहा है, और इसके साथ ही जो हमारे यहाँ के अल्पसंख्यक बुद्धिजीवी हैं वो भी उस प्रोपेगेंडा का जवाब दे रहे हैं।
लेकिन फिर भी ये लोग बाज नहीं आते अपना प्रोपेगेंडा चलाने से। लालचंद जी, ये लोग बड़े दुखी हैं, बहुत दुखी हैं कि काफी कोशिश के बावजूद अमेरिका ने स्टेट विजिट के लिए निमंत्रण दे दिया प्रधानमंत्री को जी। ये काफी लगे हुए थे अपने वहां के जो यूएस कांग्रेस के जो मेंबरांस है उनसे बात करके, बड़े कैंपेन करके, ह्यूमन राइट्स इशू उठा के कई कोशिश लगे हुए थे। इसमें कई पाकिस्तान से भी जुड़े हुए संगठन अमेरिका में लगे हुए थे जी। क्योंकि बाइडेन सरकार एक डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार है, तो इसीलिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ अगर इनकी संबंध अच्छी हो जाएगी, अगर भारत के इसमें फायदा हो जाएगा और सुरक्षा दृष्टि में और अच्छी हो जाएगी, तो इनकी बहुत चिंता थी। तो जितने नॉन स्टेट एक्टर्स हैं इनकी कभी कभी आईएसआई से भी कहा जाता है कि रिश्ते हैं, वो अमेरिका में बड़े कैंपेन चला रहे थे, आज भी चला रहे। जैसे प्राइम मिनिस्टर वहां पहुंचे हैं, वहां भी वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बात क्या हुआ है कि अमेरिका ने महसूस कर लिया है कि जितने कैंपेन हो, स्थिति जितनी बताई जा रही है वैसी स्थिति नहीं है भारत में। बिल्कुल, ये आईना वहां से भी दिखाया जा रहा है जी। और वहां के ये व्हाइट हाउस में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहां के स्पोक्स पर्सन ने भी बड़ा क्लियर कह दिया। तो इसके बाद इन्हें बहुत निराश है कि आप सोच रहे क्या करें। उनकी वहां के मीडिया से भी बड़े इन्फ्लुएंस्ड है, लेकिन बात स्पष्ट है, ये रिश्ता आगे बढ़ रहा है। अभी ये सारे कैंपेन विफल हो गए। बिल्कुल, अमेरिकी एनएसए ने भी आईना दिखाने का काम किया। बहुत बहुत शुक्रिया शेखर सर जुड़ने के लिए इस खबर पर हमारे साथ। वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब बात करेंगे कि आखिर अमेरिका में प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का इतनी ज्यादा चर्चा उनकी क्यों है, इस पर बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। पैन से आधार को लिंक करना उतना ही जरूरी है जितना चेहरे से मुस्कुराहट को लिंक करना। जिम्मेदारी को समझदारी से लिंक करते हुए सभी पैन धारक कृपया ध्यान दें। पैन को आधार से लिंक करने के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं और लिंक आधार पर क्लिक करें और निर्देशों का पालन करें। ऐसा नहीं करने पर आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। पैन इनऑपरेटिव होने पर पेंडिंग रिफंड्स तथा उन पर इंटरेस्ट प्रोसेस नहीं होंगे। टीडीएस और टीसीएस ऊंचे रेट पर काटे जाएंगे। इसीलिए 30 जून 2023 तक 1000 रुपए की लेट फीस देकर आप अपने पैन को आधार से ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं और आने वाले समय में किसी भी तरह के वित्तीय जोखिम से छुटकारा पा सकते हैं। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब हम बात करने वाले हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में हैं और ये विश्लेषण हो रहा है कि आखिर वो इतने लोकप्रिय क्यों हैं। क्या पीएम मोदी जानते हैं देश के मन की बात? न्यूयॉर्क टाइम्स की ताजा रिपोर्ट में इसी को समझने की कोशिश की गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स वहां का जो प्रसिद्ध अखबार है, इस अखबार का मानना है कि पीएम मोदी दुनिया में इसलिए लोकप्रिय नहीं हैं क्योंकि वो सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता हैं, बल्कि आगे चलकर अखबार ने बताया है कि क्यों है पीएम मोदी लोकप्रिय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसलिए लोकप्रिय हैं क्योंकि देश के लोगों का अपार स्नेह उनसे जुड़ा हुआ है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, और आगे लिखा है कि सिर्फ ट्विटर पर ही जिनके लगभग 90 मिलियन फॉलोअर्स हैं, मैं बता दूं उसको करोड़ में 9 करोड़, उनके एक एक अपील के प्रभाव को समझा जा सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में ऐसे कई तथ्यों को खंगाला है और पीएम मोदी की लोकप्रियता का आधार रेडियो प्रोग्राम मन की बात को भी माना है। लेखक मुजीब मशाल के मुताबिक दुनिया में जन संवाद का ऐसा प्लेटफॉर्म किसी नेता के पास नहीं है जो सीधे अपने लोगों से संवाद करता हो। वो मन की बात प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। आम लोगों से दिल की बातें करने का यह अनोखा कार्यक्रम मन की बात समस्या नहीं बल्कि समाधान के लिए लोगों को प्रेरित करता है। अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए पीएम मोदी आम लोगों के सक्सेस स्टोरी को दुनिया के सामने रखते हैं, यानी जो उनकी कामयाबी है उनको सभी लोगों तक पहुंचाते हैं। मुजीब मशाल का यह लेख न्यूयॉर्क टाइम्स में पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान छपा है, जो भारत की कहानी को बयां करता है। कुछ बानगी देखिए। पीएम मोदी छात्रों को परीक्षा के तनाव से बचने के टिप्स देते हैं। जल संरक्षण की बात हो, स्वच्छता हो, लोगों को जागरूक करने समेत अनेक संदेश देते हैं मन की बात कार्यक्रम में। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश की मन की बात को जानते हैं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसीलिए लोकप्रिय हैं। अखबार का मानना है कि पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम से भारत की विशालता में अपने को सर्वव्यापी बना लिया है। कोविड के दौरान की भी चर्चा की गई है कि पीएम मोदी महामारी से लोगों को सजग करते रहे थे और फ्रंटलाइन वर्कर्स को उत्साहित भी करते रहे थे। इस दौरान वैक्सीनेशन ड्राइव में पीएम मोदी खुद घर का गार्जियन बनकर लोगों को इंजेक्शन लगाने के लिए प्रेरित करते रहे। पीएम मोदी के रेडियो शो मन की बात के अलावा सोशल मीडिया पर भी उनके आम लोगों से संवाद ने उन्हें देश के जनसमूह के बीच सबसे लोकप्रिय बना दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह लोकप्रियता उनके विरोध के नैरेटिव और प्रोपेगेंडा को बेअसर साबित कर देती है। और मन की बात जो प्रोग्राम है उस पर आम लोग क्या मानते हैं, सुन लेते हैं कुछ लोगों की बात। बहुत ही अच्छा मोदी जी का प्रयास है और हुण उस तो बाद साडी ड्यूटी बनती है कि मन की बात सिर्फ मन च ना रह जाए, ये जन जन तक पहुंचे। मोदी जी ने देश दे विच मन की बात जन जन तक पहुंचाई है। उन्होंने अपनी मन की बात दे राही देश के हर राज्य के क्षेत्र विच इदां दे लोकां नूं अगे लेके आंदे ने जिन्हां ने इस देश की तरक्की लई उन्नति लई बहुत काम कीते। प्रधानमंत्री जी ने बेसिकली जो मैं काम कर रहा था इसके ऊपर अभी भी कर रहे हैं, जो इसके ऊपर लोगों को जागरूक किया था कि एक किसान जो बिल्कुल एक मैं कहूँ तो मैं एक छोटा से गांव से संबंध रखता हूँ, एक छोटे से गांव की प्रधानमंत्री तक बात पहुँची यह समाचारों आपदा से बंधुओं के माध्यम से, तो उन्होंने इस बात का उल्लेख अपने जो एक मासिक प्रोग्राम प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं जिससे वो अपने विचार और लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं किसी भी क्षेत्र में हो उसमें प्रधानमंत्री जी अपनी एक मंच है जिसके थ्रू अपने लोगों से बात बता रहे हैं और जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उसका लोगों को जागरूक कर रहे हैं। मेरे जैसे बहुत सारे डेलीगेट्स ने पार्ट लिया था तो मेरे लिए बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं था मुझे कि मेरे पास प्राइम मिनिस्टर जी का कॉल आएगा और मैं उनसे बात करूँगी, तो ये मेरे लिए टोटली अनएक्सपेक्टेड था। और ऑब्वियसली बहुत सारे डेलीगेट्स थे तो उसमें से आपका एक सिलेक्शन किया जाए इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, तो एक्सपेक्टेड तो बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन जब मुझे कॉल आया तो मैं सरप्राइज़ हुई, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। तो ये थी आम लोगों की प्रतिक्रिया मन की बात प्रोग्राम को लेकर के। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी मन की बात कार्यक्रम को एक बड़े फैक्टर के रूप में, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता के फैक्टर के रूप में चिन्हित किया है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रामकृपाल सिंह वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत सर। रामकृपाल सर, जिस तरह से न्यूयॉर्क टाइम्स की आज हम चर्चा कर रहे हैं लेकिन अलग संदर्भ में, क्योंकि पहले कई बार हमने न्यूयॉर्क टाइम्स की जो चर्चा की है हम जानते हैं किन बातों के लिए उस अखबार की चर्चा होती है, लेकिन आज जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पर एक तरह से उन्होंने बड़ा सा लेख छापा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों लोकप्रिय हैं इस पर उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स ने बात की है। आपको लगता है कि ये दोनों चीजें, आम लोगों का स्नेह और मन की बात जैसे कार्यक्रम से जुड़ाव, ये जो उन्होंने निष्कर्ष निकाला है ये अपने आप में संतुलित और एक अच्छा निष्कर्ष है? निश्चित रूप से। और लालचंद जी, जैसा आपने कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स, तो मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि न्यूयॉर्क टाइम्स ही नहीं बदला है, हिंदुस्तान के भी तमाम बुद्धिजीवी बदले हैं जी, जिन्होंने कभी 2014 में जो उनकी राय थी, अब इस मौके पर जो उनके लेख आए हैं, जो उनकी बातें हैं, उन्होंने अब सच्चाई को स्वीकारा है। तो ये राय दुरुस्त आए। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि कोई इसका वो भेद नहीं है, काफी वक्त लग गया हुजूर, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, लेकिन ठीक, स्वागत करना चाहिए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, देखिए वो कोई राय नहीं है, वो एक सच्चाई है। सच्चाई 9-10 सालों की यथार्थ पर है। और लालचंद जी, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, ट्रूथ इज ऑब्जेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव। ये सच्चाई न्यूयॉर्क टाइम्स की नहीं है, ये सच्चाई हिंदुस्तान की यथार्थ है। जिस तरह से मोदी जी को प्यार मिला, लोग तो खारिज कर रहे थे। 2014 में जीते, 19 में उससे बड़ी जीत आई। तो हिंदुस्तान की जनता
लोकतांत्रिक मूल्यों को बहुत अच्छी तरह से जानती ही नहीं जी, वो लोकतांत्रिक मूल्यों को जीती भी है जी। और इस हिंदुस्तान के बारे में जो जिस तरह से बातें कही जा रही थी, जहां से आज मोदी जी जहां पहुंचे हैं, तो वो किसी के राय नहीं है, वो तो साबित हो चुका है। आप देखिए ना, भारत का जी सब एक प्रधानमंत्री, आज की दुनिया में दो बड़ी ताकतें, आज अमेरिका में वो हैं, और पुतिन से जब मिले तो उन्होंने कहा था कि युद्ध नहीं बुद्ध का जमाना है। जी बिल्कुल। और अमेरिका में जाते समय उसके पहले वॉल स्ट्रीट के साथ इंटरव्यू में उन्होंने ही कहा था कि हम त्रस्त नहीं हैं, हम शांति के लिए निकले हैं, हम इस पूरी धरती पर शांति चाहते हैं, क्योंकि हम उस मुल्क के हैं जहां वसुधैव कुटुंबकम का हमारा नारा है। जी, शांति, अंतरिक्ष शांति, वनस्पतिया शांति। ठीक है। इसीलिए कह रहा हूं कि आज जो मोदी जी वहां गए हैं, तो जिसको कहते हैं आध्यात्म से लेकर के अत्याधुनिक तकनीक, जी, तो ये जो झंडा है इसको देखा है। दूसरी बात जो न्यूयॉर्क टाइम्स की भी तारीफ करूंगा, जी, एक तो उसने सबसे अच्छा पॉइंट पकड़ा है, जी जी, 72 साल की उम्र वाला यह व्यक्ति, एक बच्चे से कैसे कम्युनिकेट किया जाता है। बच्चे के सामने मोदी जी बच्चा लगते हैं, जी, बेटा के सामने जैसे लगते हैं कि उनका बेटा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ द एज, जो है। उनका कम्युनिकेशन का स्किल है। जी। और जो एक सज्जन ने कहा है न्यूयॉर्क टाइम्स में, लेखक नहीं कहा है कि ये जो मोदी जी ने रेडियो का माध्यम बनाया, जी जी जी, ये साधन तो सबके पास था। बिल्कुल। बात इसकी होती है कि मोदी जी ने कोई नई चीज आविष्कार नहीं की, एक भूली हुई जिसको लोग भूल रहे थे वहां से उठा करके वो जानते हैं। जी, जी। मोदी जी चूंकि एक गरीब परिवार से निकले हैं, जी, और तुलसीदास ने एक चौपाई लिखी है कि जाके पाँव न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। मुजीब मशाल जी हैं, मुजीब मशाल जी हैं जिन्होंने ये लेख लिखा है न्यूयॉर्क टाइम्स में। खास तौर पर यह भी जरूर चर्चा करना चाहूंगा कि जिस तरह से कि कुछ लोग, आप भी जिक्र कर रहे थे कि यहां से लेकर वहां तक कुछ लोग जिक्र कर रहे थे कि यूक्रेन युद्ध वाला मामला है तो इसमें कहीं ना कहीं पेंच फंसेगी, लेकिन उन सबको निराशा हाथ लगी है जिस तरह दोनों देश अपने संबंधों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद दुनिया भर में जिस तरह से लिया जाता है, और उसी की बानगी न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट में दिखाई पड़ रही है। राजन जी, आप याद कीजिए, आज तो मोदी जी वहां पहुंचे हैं, पिछले 6 महीनों में, बल्कि 1 साल में, यूक्रेन और रसिया के युद्ध को लेकर के कितने देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने कहा है कि इसमें सिर्फ अगर कोई भूमिका निभा सकता है तो बिल्कुल ये जानते हैं क्यों। और आज मोदी जी जब कहते हैं कि हम तटस्थ नहीं हैं, हम दुनिया में शांति के लिए निकले हैं, तो मोदी जी इस युद्धोन्मादी दुनिया को ये बता रहे हैं कि एम्बेसडर हैं, जो शांति के एम्बेसडर हैं। जैसे वो होता है कि अहिंसा परमो धर्म है, वो जो निकले हुए हैं कि जब उन्होंने कल कहा, याद है आपको, जी। एक विश्व, एक परिवार और एक भविष्य। यही चीज G20 के लिए भी रखा है, G20 की अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने कहा है। और बार बार इस चीज को कहते हैं कि देखो, युद्ध से हम विनाश की तरफ जाएंगे, विकास और शांति तो बुद्ध से मिलेगी, बिल्कुल से मिलेगी। तो मोदी जी इस समय सबसे बड़े एम्बेसडर हैं। इस चीज को दुनिया ने पहले पहचाना था, और आज दुनिया ज्यादा शिद्दत से महसूस कर रही है कि एक राष्ट्राध्यक्ष अपनी परंपरा को, अपने अतीत को, आध्यात्म को लेकर के आ रहा है, और वो कह रहा है कि आध्यात्म लक्ष्य है, जी, तकनीक साधन है। वो साधन कह रहे हैं, अत्याधुनिक तकनीक हमको भी चाहिए, पूरी दुनिया को चाहिए, लेकिन लक्ष्य जो आप शांति और विकास और सौहार्द, विश्व वसुधैव कुटुंबकम जो है, वो तो शांति से ही आएगा।
ठीक है। और लक्ष्य हमारा शांति है। जी बिल्कुल, शांति लक्ष्य है। और जिस तरह से इस रिपोर्ट में खास तौर पर यह भी चर्चा की गई है कि कोविड काल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो भूमिका रही अपने देश के लोगों के लिए और दुनिया के लिए भी, उसकी भी खास तौर पर चर्चा है। और कहीं ना कहीं जो लगातार सर्वे आते हैं, रेटिंग्स आती है कई एजेंसियों की, उसमें हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कई सालों से अव्वल बने हुए हैं। तो ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टच होता है कि हम ठीक है आत्मनिर्भर भारत है, लेकिन पूरी दुनिया के लिए आत्मनिर्भर भारत है, जो कि कोविड वैक्सीन में दिखाई पड़ी, ये भी एक बहुत बड़ी बात है जिसकी वजह से उनकी लोकप्रियता दुनिया भर में है। लालचंद जी, दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी ये कहता है कि लिव एंड लेट लिव, और जीने दो। मोदी जी कहते हैं वो गांधीवादी हैं, गांधी के फॉलोअर हैं। गांधी ने कहा था कि जियो और जीने दो से काम नहीं चलेगा। एक बच्चा तालाब में डूब रहा है और मैं जा रहा हूं बांसुरी बजाते हुए, मैं कहूं तुम डूबो मैं बांसुरी बजाऊंगा, इससे काम नहीं चलता है। गांधी ने कहा था नहीं, तुम मेरे लिए जियो, मैं तुम्हारे लिए जीऊंगा, ट्रस्टी। और मोदी ने कोरोना में साबित कर दिया। उन्होंने ये नहीं सोचा, उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा अनुसंधान तुम्हारे लिए है, ठीक है, तुम्हारा अनुसंधान मेरे लिए है। एक परस्पर की, जिसको ट्रस्टीशिप कहते हैं, यानी कि वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले हमारे यहाँ जो है ना, पधारो हमारे देश, फॉर यू फर्स्ट जी, पुट आई आफ्टर यू, अतिथि देवो भव, हमेशा ये होता है, पुट यू बिफोर आई। तो ये जो हमारे मोदी ने करके दिखाया, जी, पुट यू बिफोर आई। अब करीब अफ्रीकी नेशंस को आप देखिए, जी जी, खुद अमेरिका को आप याद कीजिए वो दवाएं जो हमने भेजी यहाँ से, बिल्कुल बिल्कुल, जब वैक्सीन बनने से पहले कहा था कि हमको चाहिए हाइड्रोक्लोरिक, ये सब चीजें। तो देखिए हमने खुद तकलीफ सही, हमारे पास उतना नहीं था, जी जी, लेकिन हमने दुनिया का ख्याल पहले रखा। जी बिल्कुल। तो ये जो ट्रस्टीशिप है, उसके लिए मोदी अकेले हैं इस धरती पर, जिनको लोग सलाम कर रहे हैं आज ही। बिल्कुल, और यही चीज दिखाई पड़ रही है, इसी की स्वीकार्यता हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए रामकृपाल सर, और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। तो हमारे साथ रामकृपाल सिंह वरिष्ठ पत्रकार जुड़े थे और हम चर्चा कर रहे थे कि क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश दुनिया में इतने लोकप्रिय हैं। इसी की पड़ताल द न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार ने भी की है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर जो हमारी है वो पश्चिम बंगाल से है, जहां पंचायत चुनावों में मचे सियासी घमासान और हिंसा को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाया है। हम जानते हैं कि लगातार वहां से हिंसा की खबरें आती रही हैं। जब से पंचायत चुनाव की हलचल हुई है तब से लगातार हिंसा की खबरें हैं। तो इसी पर भारतीय जनता पार्टी, जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है, उसने सवाल उठाया है। नॉमिनेशन को लेकर राज्य में हुई हिंसा पर विपक्षी पार्टियां चुप हैं। तो इस पर भाजपा नेता अमित मालवीय ने सवाल उठाया। बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हत्या और उत्पीड़न के विरोध में पश्चिम बंगाल में स्थानीय नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी वहां के नेता तो प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस आला कमान पश्चिम बंगाल में हिंसा के तांडव पर खामोश है और मणिपुर के जातीय संघर्ष को लेकर लगातार बयानबाजी कर रहा है। इस बीच पंचायत चुनाव में हिंसा और कैंडिडेट्स के गायब होने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच अब सौंप दी है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को 5 जुलाई तक जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा है और साथ ही राज्य चुनाव आयोग पर कड़ी टिप्पणी भी कलकत्ता हाईकोर्ट ने की है। तो न्यायालय ने एक बार फिर से राज्य चुनाव आयोग पर कड़ी टिप्पणी करते हुए सभी बूथों पर केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात करने का आदेश दिया है। और इस बीच पश्चिम बंगाल में मचे सियासी घमासान से अलग ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के साथ पटना के लिए रवाना हो गई हैं और आज ही लालू यादव से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। विपक्षी दलों की बैठक के लिए कई नेता पटना पधारने लगे हैं। 23 जून को नीतीश कुमार की अगुवाई में विपक्षी पार्टियों का ये मेगा शो होने वाला है। तो नीतीश कुमार एकता की इस मीटिंग में पार्टियों से अपने राज्यों के मुद्दों को अलग रखने की गुहार लगातार लगाते रहे हैं, लेकिन फिर भी सबका अपना एजेंडा है। अरविंद केजरीवाल
अपने अध्यादेश वाले एजेंडा को विपक्षी एकता के लिए जरूरी मानते हैं और उसको सबसे ऊपर रखना चाहते हैं। जानकारी के मुताबिक उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, डी राजा, दीपांकर भट्टाचार्य, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, उद्धव ठाकरे और शरद पवार पटना पहुंच रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी का मानना है कि बैठक में सीट शेयरिंग और पीएम चेहरे के मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी, लेकिन अरविंद केजरीवाल के एजेंडे पर जेडीयू खामोश है कि वो एजेंडा होगा कि नहीं होगा। जेडीयू और आरजेडी इस सम्मेलन को ऐतिहासिक बता रही है, लेकिन एजेंडा को लेकर खामोशी है। कुछ पता नहीं कि क्या कुछ इसमें चर्चा होनी है। तो बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा है कि कुछ पार्टियों के पास जो एक भी एमपी नहीं है, वो मिलकर 300 एमपी वाली पार्टी को हटाने की योजना बना रही है। हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं और इसके साथ ही खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केया घोष, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की नेता, बहुत बहुत स्वागत केया जी। और इसके साथ ही तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी हमारे इस शो में चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं प्रवक्ता टीएमसी के। बहुत बहुत स्वागत आपका भी। मानव जायसवाल जी, बहुत बहुत स्वागत। और केया घोष जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, पश्चिम बंगाल बीजेपी की प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं। विनोद जी, जिस तरह से कि पश्चिम बंगाल में लगातार हिंसा की खबरें आ रही हैं और वहां हम देख रहे हैं कि तमाम तरह से ये मामला हाई कोर्ट पहुंचा, हाई कोर्ट में रिव्यू के लिए पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने भी वहां से करारा झटका दिया। उसके बाद भी लगता है कि नानुकुर है क्या? क्योंकि उसके बाद भी अगर हाई कोर्ट को राज्य चुनाव आयोग को लताड़ना पड़ रहा है, राज्यपाल को वहां पर स्टेटमेंट देना पड़ रहा है, अपनी एक्टिविटी करनी पड़ रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी भी नानुकुर है, इतना होने के बावजूद। लाल जी, जैसा कि अपने रिपोर्ट में बता रहे थे, दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है कि पंचायत में की चुनाव है, ये स्थानीय चुनाव का एक बना रखता है कि वहाँ स्थानीय लोग अपने जनप्रतिनिधि को चुनते हैं जी। लेकिन जब टीएमसी का वो स्थानीय चुनाव, लोकसभा का चुनाव मिशन 2024 हो जाए तो फिर ऐसे ही चीज घटनाएं होगी जो आपको दिख रहा है पश्चिम बंगाल में। ममता बनर्जी अपने लिए इस पंचायत चुनाव को ये मान बैठी हैं कि वो उनके लिए एक सबसे बड़ा, एक तरह से आप कहिए कि ओपिनियन पोल है मिशन 2024 के लिए। तो वो ये मान बैठी हैं कि जितने पंचायत के चुनाव जो 50,000 60,000 के वहाँ रिप्रेजेंटेटिव जीतेंगे, अगर उनके सारे रिप्रेजेंटेटिव जीत जाए तो उनको लगता है कि ये 48 के 48 सांसद उनके पॉकेट में आना पक्का है। तो ये सारी जो चीजें आप देख रहे हैं, क्योस जो पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं जी, उसके बीच में सिर्फ कोलकाता हाईकोर्ट की जो ये पहल है उसने एक भरोसा लोकतंत्र पे जगाया है। हमारे साथ अभी हमारे रिपोर्टर भी जुड़ेंगे, वहाँ के हमारे सब वरिष्ठ रिपोर्टर हैं, अब वो प्रसेनजीत बख्शी आपको बेहतर बताएंगे वहाँ के अपडेट के बारे में। लेकिन सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि ये सारे दल जो ये कंट्राडिक्शन से भरे हैं वो आज पटना पहुँच रहे हैं। और उस पटना पहुंचने के साथ में जो ताजा स्थिति है वो मैं आपको थोड़ा बेहतर बता सकता हूं। बताइए जरूर। आज पटना में हालत ये है कि पटना के पूरे दरो दीवार पे पोस्टर चिपका हुआ है दोनों, और ये दो पोस्टर जो है दो पोस्टर सबसे खास है। वो एक अरविंद केजरीवाल का है और अखिलेश यादव का है। अरविंद केजरीवाल के पोस्टर में आप देखेंगे कि देश का लाल केजरीवाल, और उस पोस्टर में न कहीं राहुल गांधी है, न कहीं सोनिया गांधी है, मल्लिकार्जुन खड़गे है, न नीतीश कुमार है, कोई नेता नहीं है। देश का लाल सिर्फ केजरीवाल है और पूरे पटना के दीवारों पे ये पोस्टर चिपका हुआ है। तो सपा के तरफ से एक पोस्टर है जिस पोस्टर में 80 पाओ और बीजेपी भगाओ, और उसमें सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव है, उसमें से कांग्रेस गायब है। तो ये इतने कॉन्ट्राडिक्शंस को लेके जब ये नेता वहां पहुंच रहे हैं, जिन्हें ये भी चीजें का एक तरह पैसेंस है कि वो कल के विपक्षी एकता के सम्मेलन में वो क्या एजेंडा बनेगा, किस एजेंडे पे वो काम करेंगे, इसके बगैर वो सोचे अगर पटना में पोस्टर लगा के अपनी अहमियत बता रहे हैं, ठीक है, तो आप सोचिए मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के जाने का वहाँ क्या मतलब होगा। बिल्कुल, मैं लौटता हूँ और इस चर्चा को तो मैं बढ़ाऊंगा कि पटना में क्या कुछ होने वाला है, लेकिन जरा कोलकाता में जो हो रहा है वो उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, फिर पटना वाले पर जरूर आएंगे। और हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी कोलकाता से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रसेनजीत दास, ये सवाल यही कि सारी चीजें हुई, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब कुछ हो गया,
स्पष्ट निर्देश आ गया, उसके बावजूद क्या जरूरत पड़ रही है कि राज्य चुनाव आयोग को फिर भी फटकार लगानी पड़ रही है? राज्यपाल जी, जो राज्यपाल महोदय वो बयान दे रहे हैं, उनकी एक्टिविटी है, क्या अभी भी इतना कुछ करने के बाद भी सेंट्रल फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट को लेकर कुछ नानुकुर हो रहा है क्या? दो तीन चीजें मैं लालचंद आप जी दो पूरे देश को कि अभी तक भी स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ श्री को किसी तरह की कोई रिक्विजिशन भेजा नहीं। अच्छा, पहली बात तो यह है, ये सूत्र की मार्फत हमें पता चल रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, लेकिन जहां तक हमें पता है कि अभी तक कोई रिक्विजिशन भेजा नहीं गया। अच्छा, दूसरी बात, हाँ, ये बंगाल की चुनाव ऐसी जगह पर चले गए कि यहाँ पे चुनाव उम्मीदवार जो अभी सऊदी अरब में बैठ का जो नामांकन वो जमा हो गया यहाँ की नॉर्थ 24 परगना की किसी जगह पे, उसके लिए लोग फिर कोर्ट की दरवाजा खटखटा रहे हैं। फिर एक जगह पे बीडीओ साहब ने ऑपोजिशन का नामांकन पत्र या कुछ फाड़ दिया है, जिसके कारण सीबीआई का जांच का ठीक है। हमारी प्रधानमंत्री की बात कर रहे थे कि उनका वहां पे किस तरह से स्वागत किया जा रहा है, और वहां से सीधा आ गए बंगाल में, जहां पे इस तरह की स्थिति, जो चुनाव की स्थिति है या लड़ाई की स्थिति है या किसी वार जोन की स्थिति है, ये हमें पता नहीं चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं लौटता हूं आपके पास प्रसेनजीत दा। ये सवाल तो उठ ही रहा है कि चुनाव लड़ा जा रहा है या युद्ध लड़ा जा रहा है। मानव जायसवाल जी, सीधे आपके पास आ रहा हूं। तमाम कोशिशें आपने लगा ली कि सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती ना करनी पड़े, हाई कोर्ट में रिव्यू, फिर सुप्रीम कोर्ट, उसके बावजूद इस मुद्दे पर आखिर क्यों नहीं यह मामला सेटल हो रहा है? किस कोशिश के तहत, किस मकसद के तहत सेंट्रल फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट से बचने की कोशिश हो रही है? मानव जी, तो पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। हम सरकार में है, आपको पता है कि हम सरकार में 2021 में भी ये सेंट्रल फोर्सेस आई थी और मुंह की खानी पड़ी थी भाजपाइयों को। आपको ये भी पता है कि भाजपा के शुभेंदु अधिकारी बोलते हैं कि भाई हम लोगों को मिलके टीएमसी के खिलाफ लड़ना चाहिए। वो आह्वान देते हैं आईएसएफ को, सीपीआईएम को, कांग्रेस को, बंगाल कांग्रेस को, और उसी तरह बंगाल भाजपा के बहुत सारे नेता हैं जो उसको खारिज बता देते हैं। बंगाल सीपीएम के नेता बोलते हैं नहीं, विमान बोस जैसे लोग बोलते हैं अरे भैया हम भाजपा से भी लड़ रहे हैं। तो ये चरित्र है। देखिए सुनिए, लगभग 73-74 हजार यहाँ बूथे हैं। यहाँ पे भाजपा के पास उतने बूथ मेंबर नहीं है। 62 से 63 हजार लोग जब नामांकन कर रहे हैं, उतने उनके पास नहीं है। टीएमसी के जो नेता है श्री अभिषेक बैनर्जी, उन्होंने एक संकल्प लिया और एक नवो ज्वार बोल के एक हमारी पूरी की पूरी बंगाल में जितनी भी 22 डिस्ट्रिक्ट है, वो नवो ज्वार बोल के हमारे जो प्रकल्प है वो चला, जिसमें हम लोग लोकल नेता चुन रहे हैं, लोकल नेता को हम टिकट दे रहे हैं, जनता चुन रही है। तो हिंसा क्यों हो रही है? सुनिए सर, ये जो हिंसा है ना, देखिए जो बौखलाई हुई भाजपा है, उनके पास तो कहीं कैंडिडेट नहीं है, कहीं डबल से ज्यादा कैंडिडेट हो रहे हैं। अच्छा। कहीं टीएमसी के लोग जो कांग्रेस चले गए वो अपने आपस में लड़ रहे हैं। तो लड़ाई क्या है, कितने जगहों में है? 3 या 4 इलाके हैं जो अंचल है, वहाँ हो रहा है। एक बागर ले लीजिए, 124 परगना ले लीजिए, चोपड़ा ले लीजिए, यहाँ पर दिखाया जा रहा है। सुनिए सर, यहीं पे जहाँ भाजपा की कुछ थोड़ी सी शक्ति प्रदर्शन जो है वो है, और साथ ही साथ यहाँ पे आईएसएफ और सीपीआई मिली हुई है। तो अगर पर्याप्त संख्या में सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती हो जाए तो कोई दिक्कत? तो देखिए, सेंट्रल न्यायपालिका ने तो ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया। अब न्यायपालिका का ऑर्डर है। अब देखिए, टीवी चैनलों में बैठ के और टीवी चैनलों और रिपोर्टिंग और न्यूज़पेपर कटआउट से लेके अगर जजमेंट हो रहा है तो ये देश की व्यथा और दिशा दिखाती है। देखिए, ऐसा है कि अगर लगातार न्यायालय, हाई कोर्ट अगर लगातार इस तरह की टिप्पणी कर रहा है तो हम मीडिया में तो वो चीजें आएंगी। मानव जी, नहीं सर, देखिए मीडिया टिप्पणी करता है, मीडिया सजाता है और हाईकोर्ट उसके ऊपर टिप्पणी करिए। आप बूमरैंग मत करिए, ये उल्टा नहीं चल रहा है, ये नीचे से ऊपर जा रहा है। अच्छा, आपको लगता है कि हाईकोर्ट जो है वो गलत कर रहा है या मिसगाइडेड है?
देखिए सर, मिसगाइडेड है कि गाइडेड है कि कौन सी मिसाइल है वो बाद में पता चलेगा। अच्छा, ठीक लेकिन है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि पूरे तरीके से बंगाल की जनता इसका संज्ञान ले रही है। ठीक है, आपको ठीक है, पता ठीक है है। कि 2003 में, सर सुनिए सर, कुछ आंकड़े मैं आपको देना चाहता हूँ। हाँ, ये जो सीपीएम है ना, सीपीएम तो 2011 में सरकार से गई है, लेकिन सीपीएम 2011 जाने के बाद उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। बहुत सारे नेतागण उनके हैं। अच्छा, ठीक है, इस पर बीजेपी कैरेक्टर तो देखिए, बोलते हैं ना, फितरत नहीं चेंज होती। ठीक, इस पर बीजेपी जवाब देगी। चेंज हुई है, बीजेपी जवाब देगी। ये कर रही है, उनके साथ करवा रही है। लौटता हूं मानव जी आपके पास, लौटता हूं मानव जी। केया जी, जो बात ये कह रहे हैं कि जो हिंसा हो रही है वो दरअसल भारतीय जनता पार्टी के पास, बोले कि कई जगह पर कैंडिडेट नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी में गए हुए लोग हिंसा कर रहे हैं। उन्होंने आपका नाम लिया, सीपीएम का भी नाम लिया, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भी हत्या हो रही है, उसका नाम नहीं लिया क्योंकि कांग्रेस के साथ पटना में बैठना है शायद, इसलिए। उस पर मैं आऊंगा उस पर बाद में, मानव जी, उस पर बाद में आऊंगा अलग से, मानव जी आऊंगा, ठीक, आऊंगा उस पर अलग से। केया जी बताइए, वो आपको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और वहां पर जो है सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती को लेकर कह रहे हैं कि नहीं अब हमें कोई आपत्ति नहीं। नहीं, देखिए लालचंद जी, आपको शायद याद होगा कुछ दिन, शायद 3-4 दिन पहले जब आपसे डिबेट में हम बैठे, जी यही बात किस पर हमने किया था जी, कि पश्चिम बंगाल में एक अजीब सा सरकार चलता है। जो सरकार मुंह में वो कहते हैं कि माँ माटी मानुष का सरकार, और हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर औरतों को यहाँ पर धमकियां दिया जा रहा है, उनके पास सादा सफेद कपड़े दिए जा रहे हैं कि ये तुम्हारा ऐसा होगा अगर आप लोग चुनाव लड़ोगे, या आपके जो परिवार जो है, जो कैंडिडेट है वो अगर लड़ेगा तो ये उनका, आपको ये बाद में इसका उपहार मिलेगा। यानी कि विधवा होने के बाद पहनने के लिए, होने का उनको अच्छा, धमकी मिल रही है। ठीक है। अब माँ हो गया, अब आते हैं माटी को इन लोग पूरा रक्त से लाल कर रहे हैं। आज दिन तक 10 लोगों की हत्या हुई है। आज के दिन तक पंचायत पोल अभी हुआ ही नहीं, चुनाव अभी तक हुआ नहीं, सिर्फ जो नामांकन है वो जमा हुआ है, विथड्रॉ हुआ है। 10 लोगों की हत्या हुई, वो हमारे पार्टी की भी है, तृणमूल के भी है, कांग्रेस के भी है, सीपीएम के भी है। ये अजीब किस्सा है। और मानुष, यहाँ पर मानुष मतलब इंसानों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, किडनैप किया जा रहा है, घर के बाहर बुला के किडनैप किया जा रहा है। और पुलिस क्या कर रही है, देखिए ये जो चुनाव आयोग है, निर्वाचन, हम लोग कहते हैं निर्वाचन आयोग, इसको निर्वाचन आयोग मत कहिए, इसको निर्यातन आयोग कहिए। अच्छा, क्योंकि निर्यातन कर रहे हैं हमारे यहाँ के मानुष, हमारे बंगाल के लोग। आऊंगा आपके पास। ये जो विरोधी है, विपक्ष है, इनके ऊपर निर्यातन हो रहा है और चुनाव आयोग आऊंगा मानव जी, आऊंगा, कुछ नहीं सुन रही है। जैसे प्रसन्नजीत दा ने कहा, सोचिए सऊदी अरेबिया में बैठा हुआ है, मीनाखा का जो कैंडिडेट है मोइनुद्दीन गाजी, वो फाइल कर चुके, जो चुनाव आयोग है उसका एक्सेप्ट भी किया, उनका आने का बात है, चुनाव खत्म होने। लौटता हूँ आपके पास, लौटता हूँ। कैसी डेमोक्रेसी है ये, कैसा डेमोक्रेसी चल रहा है यहाँ? बिल्कुल, ये सवाल, यही सवाल हम पूछ रहे हैं, और इस डेमोक्रेसी पर विपक्षी पार्टियां कुछ बोल नहीं रही हैं, ये भी हम सवाल पूछ रहे हैं। विनोद जी, अभी मानव जी ने भाजपा पर आरोप लगाए, सीपीएम का भी नाम लिया, लेकिन कांग्रेस का नाम नहीं लिया मानव जी ने। या ये पटना कांग्रेस का भी नाम लिया है? अच्छा, हाँ केया जी 10 सेकंड बोल लीजिए, फिर मैं विनोद जी के पास चलता हूं। केया जी 10 सेकंड में बोल लीजिए। सबसे अजीब बात ये है, मैं कहना चाहती हूँ, एक तरफ से ये भाई साहब बोल रहे हैं कि बीजेपी के पास इतने कैंडिडेट्स नहीं है, 66,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स हमारे नॉमिनेशन दे चुके हैं। ठीक है। और सबसे बड़ी बात एक तरफ से बोल रहे हैं कि बीजेपी के पास कैंडिडेट हो गया आपको यहाँ पर। अरे अच्छा, ठीक है, चाहे जितना भी, चलिए 66,000 हो या कम हो, लौटता हूँ आप दोनों के पास लौटता हूँ। केया जी आपके पास भी लौटूंगा, केया जी लौटूंगा, मानव जी आपको भी पूरा टाइम मिलेगा। विनोद जी, जैसा कि जिस बात की मैं चर्चा कर रहा था कि बीजेपी का नाम लिया मानव जी ने, सीपीएम का नाम लिया, लेकिन कांग्रेस का नाम नहीं लिया, इसे क्या पटना इफेक्ट कहेंगे? पहले तो मैं लाल जी, मैं चाहूंगा कि मैं दूसरा मानक जी का बहुत सुन रहा था, और मानक जी के थोड़ा धैर्य से सुने तो हम लोगों की बात भी तो शायद उनके लिए बेहतर होगा। जी, जो बात वो नामांकन की बात कर रहे थे और बता रहे थे, गिना रहे थे कि सीपीएम के पास कैंडिडेट नहीं है, टीएमसी कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं है, बीजेपी के कैंडिडेट नहीं है, और इसलिए बौखला रहे हैं। तो फिर सवाल ये है कि ये 5 दिन का नॉमिनेशन क्यों?
आज तक कभी आपने सुना होगा कि 70,000 से ज्यादा के जो प्रतिनिधि जहां हैं वहां पे सिर्फ 5 दिन का नॉमिनेशन का टाइम दिया जाए? आपने जानबूझ के ये दिया था कि जो आपका रिकॉर्ड 2018 का रहा है। जी, खैर ये जाने और इनका काम जाने। विनोद जी, मैं थोड़ा सा दूसरी जगह रोकना चाहूंगा क्योंकि कुछ ब्रेकिंग न्यूज आई है, उसके बाद फिर इस चर्चा पर मैं आपके पास लौटूंगा। इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि अमेरिकी कंपनी GE एरोस्पेस ने आज घोषणा की है कि उसने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ फाइटर जेट इंजन बनाने के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया है। तो ये अमेरिकी कंपनी GE एरोस्पेस की ये बड़ी घोषणा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के फाइटर जेट इंजन भारतीय वायुसेना के लिए ये बनाया जाएगा। GE एरोस्पेस के F414 इंजन का सह निर्माण अब भारत में हो सकेगा। ये इंजन तेजस LCA Mk2 में लगाया जाएगा, जो कि बहुत बड़ी खबर इस वक्त की। और सुधीर यादव हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। कितना अहम समझौता सुधीर, क्योंकि ये बात तो हो रही थी कि पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान रक्षा क्षेत्र में बड़े बड़े समझौते होने हैं। ये भी एक बहुत बड़ा समझौता, कितना अहम भारतीय रक्षा प्रणाली के लिए सुधीर? बिल्कुल लालचंद जी, देखिए बिल्कुल जिस तरीके से जो तेजस प्रोग्राम है, भारतीय वायुसेना और सरकार इस चीज को प्लान कर रही है कि भविष्य में जो भारतीय वायुसेना का जो मुख्य विमान होगा वो तेजस होगा और उसी को लेकर सरकार आगे बढ़ रही है। और उसमें जो GE का इंजन है वो बहुत बड़ा अहम रोल अदा करता है, क्योंकि जो मार्क 2 प्रोग्राम है, तेजस मार्क 2, उसमें GE का 414 इंजन लगना है। ये पहले से तय हो चुका है। और जो इससे पहले मार्क 1 था उसमें GE 404 इंजन लग रहा था। तो अब जब ये भारत में बनेगा तो जाहिर तौर पर आप समझ सकते हैं, पहला हम समझते हैं कि हमारे देश में इस तरह का पहला प्रोजेक्ट है संयुक्त रूप से, जब GE भारत में संयुक्त रूप से HAL के साथ जो GE का इंजन है 414 उसको F414 उसको यहाँ निर्मित करेगी। जाहिर तौर पर इससे जो हमारी रक्षा जरूरतों के लिहाज से अगर कहें कि तेजस जो प्रोग्राम है बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, क्योंकि भारतीय वायुसेना को करीब 42 जो स्क्वाड्रन है वो चाहिए और अब हमारे पास करीब 29 से 30 जो स्क्वाड्रन है टोटल मौजूद है अभी। तो ये बहुत बड़ा एक हम कहेंगे कि भारत के रक्षा कार्यक्रम में, भारत की रक्षा जरूरतों के लिहाज से बहुत बड़ा कदम है कि हमारी जो तेजस की जरूरतें हैं वो बहुत जल्द पूरी होने की एक नया रास्ता खुलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर इस खबर पर जुड़ने के लिए और ब्रेकिंग न्यूज पर जानकारी देने के लिए। और अब हम लौटते हैं अपनी चर्चा की तरफ, रुख करते हैं अपने मेहमानों का। और विनोद जी, आप अपनी पहले बात पूरी कीजिए, आप बात पूरी कर रहे थे कि जी लाल जी, मैं बस उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ जी। तो ये बात तो मानक जी बेहतर जवाब देंगे कि 5 दिन का नॉमिनेशन क्यों, लेकिन जब आपका सवाल है मैं उस पर आता हूँ। कांग्रेस के कल हमारे प्रसेन जी दादा वहां से बता रहे थे, जो आप देखिए 32 घंटे से वहां अधीर रंजन चौधरी धरने पे हैं जी, वो कांग्रेस के वहां प्रदेश अध्यक्ष है। वो अपने कैंडिडेट का नॉमिनेशन को छीनने जाने, कैंडिडेट की हत्या को लेके वो आमरण अनशन पे एक तरह से वो बैठे हुए थे। लेकिन एक भी आपने देखा होगा कि न तो आलाकमान की तरफ से, न राहुल गांधी की तरफ से, न कभी मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष की तरफ से कोई एक शब्द भी उनके बारे में कहा गया। बिल्कुल। ये जो विपक्षी एकता है, ये पटना का जो कल वाला विपक्षी एकता है, वो एक तरह से ये कंप्रोमाइजिंग स्टेज है। हर पार्टी के जो दुखती नब्ज दूसरी पार्टी दबा रही है, लेकिन वो बोलने की हालत में नहीं। ठीक है। जो आज की जो ताजा रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल ने जैसे ही जेडीयू की तरफ से ये बयान आया है कि वहां पटना के सम्मेलन में न तो चेहरे की बात होगी और न किसी स्टेट के एजेंडे की बात होगी, तो केजरीवाल बहुत संभव है कि इस सम्मेलन को बाइकआउट कर जाए। ठीक है। और वो ये बात को ये डेफिनेटली ये हो सकता है, क्योंकि वो इसी प्लान के साथ गए हैं कि 8000 किलोमीटर चल के अगर हम इस सम्मेलन में आए हैं तो इस सम्मेलन का हमारे आने का मकसद सिर्फ यही है कि अगर आप आम आदमी पार्टी के इस अभियान में शामिल होते हैं तो विपक्षी एकता आपका कामयाब होगा, वैसे आपका विपक्षी एकता का कोई मतलब नहीं है। लौटता हूं आपके पास, मैं जरा दादा का रुख करता हूं। प्रसेन जी दा, पश्चिम बंगाल में अब जाकर के जिस तरह से की बातें हो रही हैं, अब ये उम्मीद की जाए कि सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती बिल्कुल सही ढंग से हो जाएगी, क्योंकि राज्यपाल महोदय ने भी शांतिपूर्ण चुनाव का बार बार लोगों को आश्वासन दिया है। प्रसेन जी दा, नहीं देखिए, अदालत की ये निर्देश के बाद भी अगर जो स्टेट इलेक्शन कमीशन जी
इसे नकारे और उस तरह जब 24 घंटे में उनको ये रिक्विजिशन देने का और तैनाती का निर्देश दिया गया था, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। और इसके कारण जो लीडर ऑफ अपोजिशन है शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कैवियट डाल के रखा है कि अगर किसी तरह से प्रदेश सरकार या स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से फिर से किसी तरह बहाना लेके सुप्रीम कोर्ट जाए तो कम से कम अपोजिशन का सुनवाई हो। ठीक है, लौटता हूं आपके पास। आपसे संपर्क भी टूट रहा है, संपर्क आपसे टूट रहा है कई बार, लेकिन आपकी बात सामने आ गई है। मानव जी, आप जो टिप्पणी करना चाहते थे, पहले आप अपनी बात रखें, फिर केया जी। देखिए, पहली बात तो ये विविधाभास देखिए, पहले जब मैंने उनको बोला कि भाई इनके पास बूथ मेंबर नहीं है, तो मैंने क्या बोला कि भाई इन्होंने अप्लाई नहीं किया। ये इन्होंने बोला 66,000 है हमारे। नहीं, देखिए ऐतिहासिक है। 2,31,000 लोगों ने नामांकन फाइल किया है। ये बंगाल में एक ऐतिहासिक है। हाँ बिल्कुल, पहले तो बिल्कुल नामांकन भरे ही नहीं दिए जाते थे, निर्विरोध चुन लिए जाते। हमारे सरकार जब आई है 2011 में, तो 2013 और 2018 में 2 ही पंचायत इलेक्शन हुए हैं। ठीक है, अब ये तीसरा है, तीसरा पंचायत इलेक्शन है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई ये जो वामपंथी जो लोग थे, जिनकी ये रक्त चरित्र इनकी नेचर में है, इनके ब्लड लाइन में है, ये परिवर्तित नहीं हुए हैं। आप किसी की सोच को परिवर्तित नहीं कर सकते। ये ऐसी घृणात्मक सोच है। अच्छा, आप उल्टा आरोप लगा रहे हैं केया जी। सुनिए सर, उल्टा नहीं लगा रहे, मेरी बात को खत्म होने दीजिए, आप समझ नहीं रहे। अच्छा ठीक है, कंप्लीट कीजिए जल्दी से। इनके पास कोई ताकत नहीं थी, तब ये क्या रक्त चरित्र नहीं कर पा रहे। केया जी, आ रहा हूँ आपके पास। लेकिन आज भाजपाई जो है, वो भाजपाई क्या कर रहे हैं, अब इनके कंधों में बैठ के ये गोली चला रहे हैं। अच्छा ठीक है, ऐसी धोखेबाज पार्टी है। उन्होंने इनको सशक्त करने की कोशिश करी। उन्होंने ISF के नेता को स्पेशल फोर्स दे दिया। ठीक है, अब आरोपों पर जवाब ले लेते हैं। केया जी जवाब दीजिए। केया जी, ये बार बार वही बात कह रहे हैं जी। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? ये बार बार वही कह रहे हैं कि भाई CPM के लोग इनकी तरफ चले गए, वही हिंसा कर रहे हैं। इनके कहने का लबोलवाब यही है। लेकिन मैं गिना दूं इनके पास CPM के कितने लोग हैं। इनके यहाँ अभी वर्तमान के मंत्री से लेके विधायक कितने हैं इनके पास CPM के लोग, वो गिना दे क्या? उदयन गुह जो अभी दिनहाटा में इतना ये संतरास कर रहे हैं, वो CPM वामपंथी थे। उनके पिता वामपंथी थे। ये छोड़िए, इनको शायद मालूम नहीं है, ये 2 दिन के चुनाव आए होंगे। आंकड़े की बात कर रहे हैं, चलो आंकड़े की कंक्लूड कीजिए। मुझे लालचंद्र जी एक चीज बताइए, 5 घंटे में, मैं विपक्ष की वो संख्या आपको नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ तृणमूल की 40,000 नामांकन एक दिन में, मतलब 5 घंटे में कैसे मुमकिन है? ये जो मैथमेटिक्स है, मैजिक है। ठीक है, अब आंकड़ों पर हम लोग चुनाव में फिर बात करते रहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए केया जी, मानव जी आपका भी, प्रसेनजीत दा और विनोद जी जुड़ने के लिए और चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो आज की हमारी ये खास चर्चा थी कि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर क्या कुछ हो रहा है। और अब रोक कर लेते हैं मणिपुर के हालात पर चर्चा के लिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को नई दिल्ली में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है जो काफी अहम है। तो मणिपुर के हालात पर चर्चा के लिए ये पहल की गई है, ये ताजा पहल केंद्र सरकार की तरफ से कि सर्वदलीय बैठक दिल्ली में बुलाई गई है। केंद्र सरकार लगातार राज्य के मौजूदा हालात पर नजर रख रही है और इसी सिलसिले में 24 जून को दोपहर 3 बजे ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक ट्वीट कर शनिवार 24 जून को होने वाली सर्वदलीय बैठक के बारे में जानकारी दी है और इस बैठक में खासतौर पर मणिपुर में जो हालात है उसको सुधारने की पहल तेज करने के तहत ये बैठक हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले भी राज्य का 4 दिनों का दौरा कर चुके हैं और अमित शाह ने अपने 4 दिवसीय दौरे में अलग अलग संगठनों और सामाजिक नागरिक समूहों के साथ उस समय मुलाकात की थी। तो केंद्र सरकार की कोशिश है कि राज्य सरकार और मणिपुर के लोगों को साथ लेकर जल्दी से जल्दी हालात सामान्य किए जाएं। सुधाकर दास हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं। सुधाकर, ये जो बैठक सर्वदलीय बैठक होनी है, लगातार केंद्र सरकार नजर रख रही है, कुछ इसमें किन बिंदुओं पर बात होगी, दलों से क्या बात की जाएगी, इसके बारे में कोई जानकारी? देखिए लालचंद, बहुत अहम बैठक है। हम जानते हैं कि मणिपुर की स्थिति से गुजर रहा है। हालांकि गृह मंत्री के दौरे के बाद कई चीज़ें बेहतर हुई हैं, लेकिन निश्चित तौर पर थोड़ा और बेहतर होने की आवश्यकता है। तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश में हम रहते हैं और केंद्र सरकार, मोदी सरकार एक तरह से जो लोकतांत्रिक जिम्मेदारियों के नाते
तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनको ब्रीफ करना चाहती है पूरी परिस्थिति को लेकर। इस वक्त मणिपुर में क्या स्थिति है, राज्य सरकार ने किस तरह के कदम उठाए हैं, केंद्र सरकार की तरफ से किस तरह के कदम उठाए गए हैं और क्या कुछ वहाँ एक तरह से आने वाले समय में किस तरह के कदम उठाए जाएंगे। इसके अलावा चाहे जांच समिति की गठन की बात हो, शांति समिति के गठन की बात हो, तो उसको लेकर केंद्र ब्रीफ करेगी। तो दूसरा पहलू इसका यह भी है कि जो सुझाव है विभिन्न राजनीतिक दलों के, वो भी समझने की गृह मंत्री कोशिश करेंगे कि अगर उसमें से कुछ अच्छे सुझाव, प्रोडक्टिव सुझाव भी आते हैं तो उन सुझावों को लेकर आगे बढ़ा जाए। तो मुझे लगता है कि ये दो बड़े मकसद रहेंगे इस बैठक को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर इस खबर पर जुड़ने के लिए। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।